देखिए इसका अन्य नाम यही है दूरदृष्टि दोष। ये नाम है इसका दूरदृष्टि दोष। अब डियर दो बातें आप समझिएगा। पहली बात की दूरदृष्टि दोष है तो व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखती है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। आज जब निकट दृष्टि दोष हो तो व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। डन। दूसरी बात हमें बताएं, दूर दृष्टि दोष में फिगर रेटिना से पहले बनता है या बाद में बनता है? डियर सही जवाब दिया जिन लोगों ने कल पढ़ा था। दूर दृष्टि दोष में फिगर रेटिना से पीछे बनता है। अब डियर रेटिना से अगर पीछे गया फिगर तो प्रकाश किरणों को बटोरने की जरूरत है या फैलाने की जरूरत है? रेटिना पर लाने के लिए बटोरने की जरूरत है। तो बटोरने वाला लेंस कौन सा होता है, अभिसारी की अपसारी? अरे कोई बोल रहा है अपसारी, अरे अभिसारी होता है। अभिसारी को कौन लेंस कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। सही है डियर। मित्रों देखिएगा दूरदृष्टि दोष में, हालांकि कल का बता चुके हैं लेकिन एक बार और बता देते हैं। पहली बात की आंख में, ह्यूमन आईज में गॉड गिफ्टेड आपका क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। गॉड गिफ्टेड भगवान का द्वारा प्रदत्त जो लेंस होता है आंख में वह उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पतला होता है। और दूरदृष्टि दोष में जो फिगर होता है डियर, ये फिगर आपका रेटिना से पीछे बनता है। ये देखिए ये पोजीशन होती है। फिगर बनना चाहिए कहां पर? रेटिना पर। अब बन क्या रहा है? पीछे बन रहा है। तो अब इसको रेटिना पर लाने के लिए एक लेंस चाहिए जो प्रकाश किरणों को बटोर सके। तो वह लेंस कौन सा होता है? उत्तल। और उत्तल वह किरणों को बटोर करके ला देगा कहां पर? रेटिना पर। अरे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व। तो डियर हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि डियर एक और कल बताया था मैंने, कौन सा लेंस? मायोपिया। मायोपिया प्रॉब्लम बताया था ना। मायोपिया को ही हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और डियर इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्या फिगर डायग्राम? फिगर डायग्राम क्या है डियर जरा देखिएगा। ये आपका मेट्रोपिया या मायोपिया में डियर देखिएगा, इसमें यही होता है डियर। ये आपका लेंस है और ये फिगर जो है ना, ये फिगर ये आपका आगे ही बन जाता है। देखिए यही बन गया। अब बनना चाहिए कहां पर? रेटिना पर। अब बन गया बीच में ही। तो आपका इस बीमारी को सॉल्व करने के लिए जो लेंस इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा होता है? अवतल। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं डियर। इसको अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है और क्षमता के हिसाब से लगा देंगे, फैला करके कहां ला देगा? रेटिना पर। और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व। आगे बढ़िएगा, एक बीमारी लिखिएगा मधुमेह, डायबिटीज। डियर क्या होता है डियर? मधुमेह। अब जरा इसके बारे में पढ़िएगा। कौन सी बीमारी है? मधुमेह। इसको कहते हैं डियर हिंदी में शुगर भी बोलते हैं, मधुमेह। तो मित्रों एक बात हमको बताइएगा, वो विल टेल मी
मधुमेह का कारण क्या होता है? व्हाट इज द रीजन ड्यू टू डायबिटीज विल बी क्रिएटेड? इंसुलिन का स्राव नहीं होता है डियर, इंसुलिन का स्राव कम होता है और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। दो बातें, क्या? इंसुलिन का स्राव कम होता है और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। फाइनल हो गया, ये तो हो गया रीजन। आगे डियर है, अगर आपसे पूछता है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, तो 14 नवंबर को, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को डियर। अगर डियर इसका आयुर्वेदिक उपचार अगर आप चाहते हैं, कौन सा उपचार? आयुर्वेदिक उपचार, तो आप देखिए दो विकल्प है। एक तो मेथी का बीज, मेथी सुना है? मेथी का बीज खाने से ये डायबिटीज जो है कंट्रोल होती है। और ये दूसरा क्या है? करी का पत्ता, करी का पत्ता खाने से भी आपका, करी पत्ता, बहुत लोग जानते हैं करी पत्ता क्या होता है। अब कोई लोग नहीं पढ़े होंगे, आपका नहीं देखे होंगे बायो, अब आपका देख लीजिएगा करी पत्ता बाजार में मांग करके आप खड़े। ये दोनों आपका आयुर्वेदिक उपचार है, किसका? डायबिटीज का। आगे बढ़े डियर, इंसुलिन की खोज किसने किया है? वेंटिक ने किया है, वेंटिक और मैक्लायड ने किया था और 1923 में उनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब थोड़ा सा नोबेल की बात आई तो इसको भी बात कर लें डियर। नोबेल, आइए जरा नोबेल, ये आपका सुनिएगा, नाम बता दूं, बेंटिंग डियर, ऐसे लिख लीजिए बेंटिंग डियर, लिख लिया। और इनको मिला है नोबेल। इनके साथ और एक थे मैक्लायड आपका, कौन थे? मैक्लायड आपका, मैक्लायड। ये दोनों भाई साहब लोगों ने डियर काम किया था, बहुत बढ़िया इंसुलिन की खोज किया था। और डियर इस पर इनको मिला है वर्ष 1923 में, 1923 में नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिला है। अब मित्रों एक बात करेंगे हम, नोबेल का जो पुरस्कार है वह जिन क्षेत्रों में दिया जाता है उन टोटल क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है? 6 एरियाज में। एक क्षेत्र का पुरस्कार जो होता है वह नॉर्वे के ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से वितरित किया जाता है। वह कौन सा पुरस्कार होता है? शांति का नोबेल पुरस्कार डियर। कौन सा पुरस्कार? शांति का नोबेल। और बाकी 5 पुरस्कार कहां से बढ़ते हैं? स्टॉकहोम से। स्टॉकहोम कहां की राजधानी है? कहां की? स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की बता रहे हैं ना। क्या स्वीडन जो है स्कैंडिनेवियाई देश की लिस्ट में शामिल किया जाता है या नहीं? डियर सही जवाब है स्कैंडिनेवियाई देश में। यह जो स्कैंडिनेवियाई माउंटेन है, एक बार आप लोग अपनी आंखों को बंद करके देखिए वो मैप बन रहा कि नहीं आपके दिमाग में, और नहीं बन रहा हो तो मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मैप डियर स्कैंडिनेवियाई यूरोप के ऊपर एकदम टॉप पर वह 3 देश हैं, उसी में यह स्कैंडिनेवियाई माउंटेन फैला हुआ है। मित्रों कहां से कहां तक? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और फिनलैंड के बाद आ जाता है रसिया। फिनलैंड आपका झीलों का देश है और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वहां से जो बढ़ते हैं 5 पुरस्कार,
वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको जानना जरूरी है। एक फिजिक्स का, दूसरा रसायन का, तीसरा चिकित्सा का, चौथा साहित्य का और पांचवा बता दीजिए अर्थशास्त्र का। मित्रों आप बताइएगा किसी एक भारतीय का नाम जिसने इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हो। अमर्त्य सेन, सही जवाब दिया आपने। और डियर ध्यान दीजिएगा, पूरे एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? हाँ डियर, सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ये पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे। अब डियर एशिया की बात छोड़िए, ये जो यूरोप एक महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वहां का हर कोई व्यक्ति के अंदर जुनून होता है नोबेल पुरस्कार पाने का। आप पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार डियर। तो यूरोप का हर कोई व्यक्ति जो महान व्यक्ति होता है वो कोशिश करता है ट्राई टू गेट नोबेल, और नोबेल पाने के लिए काम करता है। इसलिए मित्रों सबसे ज्यादा अगर नोबेल किसी कॉन्टिनेंट को मिला है तो वह यूरोप के लोगों को मिला है। और ध्यान दीजिए आपका, अब हमारे जो आर्यन टैगोर हैं यानी रविंद्रनाथ टैगोर, उनको मित्रों 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी किस रचना पर दिया गया था? गीतांजलि पर। बहुत अच्छा डियर आपका। ऐसे आप याद करेंगे और पढ़ेंगे, ब्रॉड नॉलेज रहेगा, तब जाकर परीक्षाओं में जाएंगे और सारे कंटेंट आप करते जाएंगे। और डियर आपका कभी भी आपका लीपा पोता करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कभी भी आपका आप हर चीज अपना नेचुरल परफॉर्मेंस करिएगा। पढ़ाई करना है दिल से करिए, मन से करिए, एक एक कंटेंट आपको जानना जरूरी। चलिए शांति वाले हटा दें, आपका अपने पॉइंट पर चले। ये तो हो ही गया, कंटेंट बताना मेरा उद्देश्य था। अब डियर एक बात मैं और करूंगा डियर, जरा देखिए, अगर आपका डियर निदान कैसे करेंगे, डायग्नोसिस, तो डियर रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड डियर ऐसा नाम है इसका, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड। अब इसी हीमोग्लोबिन का आप पता करेंगे। देखिए क्या करते हैं, ये जो निदान एक शब्द होता है कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। डायग्नोसिस और आपका ट्रीटमेंट में क्या अंतर होता है? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या अंतर होता है? अब डियर करते तो हैं दोनों काम, डॉक्टर ही करते हैं। बताइए किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो क्या करता है वो? डायग्नोसिस मित्रों, डायग्नोसिस वहां के डॉक्टर करते हैं जो रिसर्च सेंटर होते हैं, जैसे पैथोलॉजी है, तो वो आपका निदान माने होता है रोग का पता लगाना। ये जो डॉक्टर बैठे होते हैं वो आपका जो पर्चा पर लिखते हैं फला जांच करा के लेके आइए, वो डायग्नोसिस नहीं करते हैं, वो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर है। वो डायग्नोसिस करने के लिए आपको रिफर किए कि जाइए वहां से पता करवा के आइए आपको कौन सी बीमारी है। जब वहां से पता करके आते हैं तब ये दवा लिखते हैं, और दवा लिखेंगे तो वह होता है प्रक्रिया ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले, उपचार से पहले क्या होता है? निदान होता है। कुछ लोग निदान माने छुटकारा नहीं, निदान माने होता है रोग का पता लगाना। जब रोग का पता लग जाता है तब उसका होता है उपचार। उपचार को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रीटमेंट। एक रीजनिंग का सवाल इस पर बनता है, आप लोगों को पता होगा कौन सा सवाल बनता है। अब डियर तो क्या करते हैं मित्रों, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये आपका हीमोग्लोबिन मित्रों, इसी का जो है क्या करते हैं? मापन करते हैं। डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोसिस वाला शुगर का पेशेंट का पता लगाने के लिए यही ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मित्रों पता करते हैं। इसी को पता करने के बाद जान जाते हैं
कि शुगर है या नहीं। तो इसी का मापन किया जाता है किसमें? मधुमेह में। आगे हम बढ़ेंगे डियर, और एक बीमारी और जरा सुनिए, पीलिया बहुत बार पूछा है, और डियर पूछता है कि नहीं कि पीलिया का रोग आपका किस अंग से संबंधित है, बहुत बार परीक्षाओं में गए होंगे। इसलिए डियर जो भी तथ्य हम पढ़ाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पढ़ाते हैं, लेकिन नॉलेज भी आपका नंबर 1 का होना चाहिए। लिखिएगा पीलिया, पीलिया बीमारी लिखिएगा। मात्रा आगे से होता है या पीछे से? दोनों होता है। ये देखिए आगे से नहीं होता है, पीछे से मात्रा होता है। इसी को कहते हैं ज्वाइंटिस। क्या कहते हैं? ज्वाइंटिस। मित्रों इसके बारे में आप जानिएगा, इसका एक अन्य नाम होता है पांडु रोग। कौन सा रोग? पांडु रोग। पांडु रोग। एक बार जो है एक पेपर में किसी परीक्षा में लिख दिया था कि पांडु रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। आदि लोग जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो बड़े चालाक होते हैं, इंग्लिश वर्जन गए आपका, तुरंत इंग्लिश वर्जन में मिल गया जॉन्डिस, बस वो आपका समझ गए। और हिंदी मीडियम वाले ये पांडु रोग कौन है डियर, समझ से ही रह गए आपका डियर। आप जानिएगा इसमें क्या होता है मित्रों, यह रोग जो है लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को। इसमें आपका यकृत जो है प्रभावित होता है, लीवर। तो लिख लीजिएगा, इससे, इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आपका डियर लिखिएगा लीवर। लीवर के संदर्भ में आप क्या जानते हैं? लीवर के संदर्भ में क्या जानते हैं? लीवर कैसा क्या है आपका? कौन सी ग्रंथि क्या बोलते हैं उसको बताइए। अच्छा, सबसे बड़ी आई क्या? बस आप लोग गुजरी बुझाने लगते हैं। चलिए आगे बढ़िए। पीलिया में क्या होता है? पीलिया की पहचान कैसे करेंगे ऑर्डिनरी? तो मूत्र जो है, मूत्र यानी यूरिन, वह पीला और हरा होने लगता है। कैसा होने लगता है? पीला और हरा। अगर हो रहा है मूत्र तो पीलिया के लक्षण माना जाता है। एक बात और है, त्वचा और नेत्र ये दोनों अगर पीले पड़ते हैं तो भी आपका पीलिया की संभावना व्यक्त की जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रभावित अंग तो आपको बता ही दिए हैं, यकृत या लीवर। कारण क्या होता है? बिलीरुबिन का शरीर में फैलना। बिलीरुबिन का शरीर में फैलना, ये आपका लिख लीजिएगा, बिलीरुबिन का शरीर में फैलना, यही पीलिया का एक प्रमुख कारण होता है। क्या होता है? बिलीरुबिन का शरीर में फैलना। मित्रों देखिए आज समय से ही हम लोग आपका इस विषय में लग गए हैं। हम लोग की दोनों विषय बहुत संपन्न तरीके से फाइनल हुई है, और आप तो हिंदी को उसी में लिए रहते हैं। हिंदी तो 40 मिनट से ज्यादा पढ़ने लायक है ही नहीं, 40 मिनट पढ़िए बहुत है। आप उसी में लिखते हैं काल, तो एक काल, वो काल, काला लिखते हैं आप लोग। आप कंटेंट उसमें लिखते क्या है मेरे समझ में? तो जब से मैं देखता हूँ हमेशा हिंदी का हिंदी लिख रहे हैं। अरे हिंदी कितना दिन लिखेंगे? एक बार लिख दिए काम खत्म, नोट बन गया। अब समझा करिए बस खाली आपका। एक बीमारी को और हम बात करेंगे, थोड़ा सा करना चाहते हैं मित्रों। डियर एक कभी कभी पूछ देता है डियर, देखिए हाँ अच्छा चलिए उसको भी बता देंगे, अभी बहुत बताना है। डियर ये देखिएगा, लिखिएगा हृदयाघात क्या होता है? इसको हार्ट अटैक कहते हैं। हृदयाघात डियर इसको जरा आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हार्ट अटैक। हार्ट लिख ही लेंगे, अटैक लिख लीजिए ATT डियर।
हार्ट अटैक हो गया, बस लिख लीजिए हार्ट अटैक, यही बोलते हैं हार्ट अटैक। डियर सिंपल होता है मित्रों, जो भी ब्लड को लेके जाने वाली जो नसें होती हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। शरीर में क्या है डियर, अपने शरीर में क्या है बताइए। एक हड्डियां होंगी, हड्डियों के ऊपर क्या है, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में आपका नसें होती हैं, सीरा होता है और धमनी होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक अंग होते हैं, जैसे आपका लीवर हुआ, हृदय हुआ, किडनी हुई, और ये आंत हुआ, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर और सारे अंग होते हैं। चलिए अंगों की बात तो बाद में करेंगे। शरीर में जो नसों का जाल होता है, और नसों का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए जो न्यूरो डॉक्टर होते हैं, न्यूरो, जैसे एक बीएचयू के डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध थे विवेक शर्मा, वह न्यूरो के समझिए भारत के अद्भुत डॉक्टरों में से एक गिने जाते थे। और डियर एकदम अनोखा डॉक्टर थे डियर, अद्भुत, क्योंकि 2-2, 3-3 हजार पेशेंटों को डियर, 2-2 हजार पेशेंटों को एक एक दिन में ट्रीटमेंट करते थे। और डियर अब डियर वो चीज आप कंफर्म कर लीजिएगा। अब डियर तो जानते हैं वह टोटल आपका ये शरीर का पूरा फंक्शन, एक नस अगर आपका अपना ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया को फेल कर दे तो पूरा अंग आपका जगह जगह प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। मान ली कोई एक नस कहीं दब जाए तो देखा होगा कि वो शरीर काम ही नहीं कर पाता, वो अंग आपका मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो नसों का बड़ा रोल होता है, वो बातें हटा दीजिए। पहली बात आपको जानना है सीरा और धमनी। तो सबसे पहले हमको ये बता दीजिए किसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, सीरा में या धमनी में? हाँ डियर बीएससी वाले भी लोग हैं इसमें, बायो वाले, तो बताएं बायो बीएससी वाले बताएं आपका कौन कौन लोग हैं बीएससी बायो के, हाथ उठाएं। हाँ, शुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें होता है? धमनी में होता है, सही बताएं आप। डियर और सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और इनका जो मेन जो पंप होता है, जैसे घरों में नल इधर जाता उधर जाता है डियर, जिस प्रकार आपके घरों में एक जो टिल्लू पंप होता है, टिल्लू पंप कह लीजिए या पंप कह लीजिए, पंप जिस तरह से काम करता है वही सेम काम करता है कौन? आपका हृदय। हृदय का वही काम होता है। इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र जिसकी खोज किया था विलियम हार्वे ने, और उसका सबसे प्रमुख अंग क्या है? हृदय। रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है? हृदय। एक बात। दूसरी बात मित्रों ये बताइएगा, रक्त को जो है रक्त से CO2 निकालना और ऑक्सीजन को मिक्स होने की प्रक्रिया होती कहाँ? फेफड़े में। फेफड़े में होती है। तो हृदय में आपका सीरा और धमनी लेके जाते हैं अपने ब्लड को, और हृदय में आपका मनुष्य का हृदय जो है कितने कोष्ठक वाला होता है? 4। एक दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय, और डियर उसमें वाल्व होता है। वाल्व समझते हैं? वाल्व का फंक्शन होता है वन वे फ्लोटेशन, एक दिशा की ओर प्रवाह देना। वाल्व का फंक्शन क्या होता है? प्रवाह एक दिशा में देना। साइकिल में वाल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? वाल्व बोलते हैं। हाँ डियर सही कह रहे हैं, कोई लड़का बोला छुछिया बोलते हैं उसको। डियर उसका फंक्शन क्या होता है? डियर
गांव की भाषा में थोड़ा हर कोई समझ जाता है डियर। वाल्व अंग्रेजी वर्ड है वाल्व डियर। उसमें क्या होता है डियर, समझिए जरा ध्यान से। जब आप हवा भरेंगे तो एयर एक तरफ से जाएगी, लेकिन ऐसा सिस्टम होता है रबर जाने के बाद वह रबर होता है, उसको ऊपर एक सुराग होता है छोटा सा, जो हवा भरते होंगे जानते होंगे, उसके ऊपर रबर चिपका होता है डियर। वो रबर फिर चिपक जाता है, अब उधर से रिवर्स में हवा नहीं आ पाती। वैसे ही मित्रों हृदय में जो है एक तरफ वाल्व ऊपर की ओर खुलता है, एक तरफ वाल्व नीचे की ओर खुलता है। तो जब हृदय आपका पंपिंग करता है तो ब्लड आपका एक तरफ से ऊपर से ट्रांसफर करके एक ऊपर लेके जाता है हृदय फेफड़े में, फेफड़े से जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसको आपका बॉडी में नीचे की ओर ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। एक बात और डियर, हार्ट आराम कब करता है? जब वो पंपिंग करता है 1 सेकंड का, उसी दौरान वो आपका अपना रेस्ट और सब कुछ कर लेता है। पंप करेगा उसी में उसका विश्राम हो जाता है। नंबर 1 चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताना है कि हृदय से फेफड़े में जिन 2 नसों के द्वारा ब्लड का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका नाम होता है फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी। अब मित्रों यहां पर होता है उल्टा। ये सुपर टेट के परीक्षा में पूछा गया था 2017 में कि फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है या अशुद्ध रक्त। 17 का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था मित्रों, आज भी हमें याद है। अब डियर इसमें उल्टा हो जाता है। आपने कहा कि धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा कह देंगे तो उसमें शुद्ध रक्त होगा, फुफ्फुसीय धमनी होगा तो अशुद्ध रक्त। और डियर ये फेफड़ा में वही फंक्शन होता है कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता और ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करने का काम, ये पूरे फंक्शन की प्रक्रिया होती है कहां पर? फेफड़े में। आगे बढ़े, आपको हमें बताना है, सीधे आपका इस पॉइंट को बता दें, हार्ट अटैक में क्या होता है। तो जो हम आपको नसें बताए हैं उन नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल जमा होते 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 अब डियर ज्यादा जमा हो जाता है तो हृदय जो है ब्लड को खींचता है। हृदय को पर्याप्त मात्रा में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन न मिल पाने के कारण हृदय अपने गति को करना आपका बंद कर देता है। दैट इज नोन एज आपका हार्ट अटैक। और मित्रों ये बताइएगा, कभी किसी बच्चे का हार्ट अटैक कॉमनली आपका नहीं होता है। आपने सुना होगा कि कम उम्र वाले किसी नौजवान का या कोई छोटे कम उम्र वाले किसी व्यक्ति का ये हार्ट अटैक की समस्याएं बिल्कुल आपका नहीं के बराबर होती है। रेयर केसेस में किसी का हो जाए तो और अलग की बात है। अब भाई किसी में फॉल्ट हो शरीर में तो हो ही सकता है, लेकिन कॉमनली ये जब भी होता है हार्ट अटैक तो ये 50 साल से ऊपर के उम्र में ज्यादा संभावनाएं होती। क्यों होता है? क्योंकि उम्र बीतने के बाद धीरे धीरे उनके नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना शुरू हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन की गति आपका स्लो हो जाती है। तो तमाम प्रक्रियाओं के थ्रू आपका हृदय अपने काम करने के हालात में नहीं हो पाने की दशा में वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिसको बोलते हैं क्या? हृदयाघात। और तथ्य आपका 1-2 पॉइंट बताएंगे हम आपको। देखिए इसका कारण क्या होता है, हृदयाघात की क्या संभावनाएं होती, कैसे बच सकते हैं, रीजन समझिएगा। एक तो डियर ये है कि जो आदमी जितना ज्यादा मोटा होता है उसको हृदयाघात होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती समझिएगा। और डियर उच्च तनाव यानी हाई ब्लड प्रेशर की दशा में होता है। और डियर एक चीज और समझिए, धूम्रपान में भी आपका होता है। धूम्रपान में जाकर के वह डियर आप कोई मान लीजिए सिगरेट पीता है तो सिगरेट अगर पीता है वह जाएगा और फेफड़े में जाकर के वो ब्लड में क्या होता है? मिक्स हो जाता है।
तो वो ब्लड में जाकर के वो आपका इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। इसलिए डियर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए डियर। और एक और समझिए, वसायुक्त आहार, फैटी भोजन जो करते हैं उनमें हृदयाघात के चांसेस थोड़ा बढ़ते हैं। इसलिए फैटी भोजन यानी वसायुक्त भोजन जो है नहीं करना चाहिए। आपको भोजन वसायुक्त नहीं करना चाहिए। या तो वसायुक्त भोजन अगर कर रहे हैं, यू शुड डू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आप बस खाएंगे, आप बेड पर बैठ जाएंगे, ऐसे बिस्तर पर बैठे आराम से, ऐसे शरीर हिल नहीं रही है, तो फिर क्या होगा डियर, वह जो फैट है वह डिसोल्यूट नहीं होता है। आफ्टर दैट वह जाकर के नसों में कोलेस्ट्रॉल को जमा करने लगता है, जिससे आपका हृदयाघात के होने की संभावना होती है। और डियर हृदयाघात में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आसाना है हृदय डियर। और जो उपाय है, उपाय में आपका जो मेडिसिन है, एक मेडिसिन इसकी आती है एस्पिरिन, एस्पिरिन मेडिसिन है। और यह चिकित्सा इसके अंतर्गत आपका एक बाईपास सर्जरी है, एक आपका डियर और भी कई प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आपका इसका इलाज किया जाता।